वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डिटेल से सेकंड सब्स्टिट्यूशन को, और हमने ये देखा था कि इफ अ सब्स्टिट्यूएंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग तो वो किस तरह से डिटरमिन करेगा पोजीशन ऑफ सेकंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ सा इसका मतलब रिकैप आप लोगों को दे देती हूँ। हमने ये डिस्कस किया कि जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग के ऊपर से कोई भी ग्रुप प्रेजेंट था, अब वो ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग भी हो सकता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स वो होते हैं जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा करते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ये जो ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है, इट कैन बी अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हमने कल डिटेल से पढ़ा था कि वो ग्रुप्स थे जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे थे, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग थे, तो इसका मतलब है कि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर हमने ये डिटेल से देखा कि जब भी डी एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होता है तो बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा कर रहा होता है, इसलिए वो पोजीशन जो एक्टिवेटिंग ग्रुप के करीब होती है वो कौन सी पोजीशन होती है? 2 होती है, 6 होती है और 4 होती है। इसलिए हमेशा वो एक्टिवेट करता है 2, 4, 6 पोजीशन पे। और फॉर एग्जांपल जब भी कोई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑलरेडी अटैच एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो हमेशा हमारे पास 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। और वो कौन से 2 पॉसिबल आइसोमर होंगे? अगर ये एक्टिवेटिंग है, एक 2 वाला से इस पे लग जाएगा और दूसरा जो है वो हमेशा 4 होता है। अब इस केस में जब आपको इक्वेशन लिखना आती है तो आप ये दोनों पॉसिबल आइसोमर्स लिखते हो। एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल हमने एक एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें उसने खुद से डिटरमिन कर दिया कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा डिटरमिन करें 4 को। उस केस में आप सिर्फ एक आइसोमर बनाओगे और वो 4th पोजीशन पे होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहे होते हैं, इसका मतलब स्पेसिफिकली ये प्लेसेस जो इस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के क्लोज हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगी। इसलिए जब कभी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो इधर नहीं अटैक करेगा, बल्कि वो दूर वाली पोजीशन जो कि बेटर है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, उधर अटैक करेगा, और वो 3 और 5 पोजीशन होती है। और इसमें हमने देखा कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में होती है तो हमेशा हमारे पास जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बनता है वो कौन सा होता है? वो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास हमेशा लाइक 3 वाला होता है। बिकॉज अगर आप 5 बनाओगे तो नेमिंग में बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्टिवेटिंग है तो आपका 5th वाली पोजीशन, 3rd वाली पोजीशन पे अटैच होगा, जो कि बेसिकली 3 और 5 एक ही आता है, नेमिंग वो 3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर रीइंफोर्स करने के लिए आपकी जो वर्कशीट है उसमें एग्जाम क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने पहले भी कहा था आप सबके पास पास पेपर्स हैं। ये वर्कशीट जो हमने मतलब मैंने आपको दी है, इसमें जो 7-8 क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके अलावा आपका जो टॉपिकल बुक है आपके पास पास पेपर्स की, उसमें से आप इरीन्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लोगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल इसी तरह। आई होप ये समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप लोगों को अनम्यूट किया है, आप पूछ लो क्वेश्चन अभी से, ताकि कोई चीज इसमें एम्बिग्युअस नहीं रहे, ठीक है। इसके बाद अब आप देखो, कम टू द वर्कशीट। वर्कशीट में से कुछ क्वेश्चन के पार्ट्स हमने कर लिए थे, सिर्फ कुछ पार्ट्स रह गए हुए थे क्वेश्चंस के। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप सब लोग ने किया था क्वेश्चन नंबर 1 का A, B और C पार्ट हमने किया था। अब आप जरा थोड़ा सा आगे फर्दर चलो और आप D पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 का D पार्ट जो है उसको अपने अपने उससे निकालो, ठीक है। अब आप देखो डी पार्ट, आई एम रीडिंग द डी पार्ट। उसमें क्या है कि व्हेन मिथाइल बेंजीन इज नाइट्रेटेड, 4 nitromethyl benzene is formed, but when benzoic acid is nitrated, 3 nitrobenzoic acid is formed. Consider the following synthesis of 3 chlorobenzoic acid from methyl benzene and use the information above to suggest, because ये ऊपर वाले रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, इसलिए उसने ऊपर वाले क्वेश्चन का रेफरेंस दिया है। अब इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपके पास रिएक्शन 1 है, उसके अंदर एक इंटरमीडिएट बन रहा है, मतलब दैट इज E, और E बाद में चेंज हो रहा है F में, ठीक है। अब मैंने आज इसीलिए इसको बोर्ड पे कराया ताकि सब लोग मैं ड्रॉ कर सकूं, जो कल हम प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है, आफ्टर रिएक्शन 1 ये चेंज होगा E में। E इज अ इंटरमीडिएट जो कि बाद में कन्वर्ट होगा किसमें? ये आ जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ सी है, ठीक है।
अब देखो बच्चे, सब लोग इस बोर्ड पे इस रिएक्शन को अच्छी तरह से देखो। सबसे पहली बात कि यहाँ पे बेसिकली दो रिएक्शन इन्वॉल्व है, और ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यू हैव टू राइट द reagent condition for reaction 1 and similarly reaction and conditions, reagents and conditions for reaction number 2। अब आप देखो, अगर आप इसको अच्छी तरह से देखो तो ये देखने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि आपके पास जो CH3 है इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिमिलरली जो Cl है इट गेट ऑक्सीडाइज टू, मतलब जो Cl है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ। अब आप देखो बेसिकली दो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन और दूसरी ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन। पहली बात कि हमें यहाँ पे डिसाइड करना है सीक्वेंस क्या होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम करो कि अगर मैं ऑक्सीडेशन पहले कराती हूँ तो ऑक्सीडेशन के लिए मुझे क्या रिएजेंट यूज करना होता है? ऑक्सीडेशन के लिए मुझे यूज करना होता है एल्कलाइन KMnO4, ठीक है, और हम इसको लिखते हैं फॉलोड बाय डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? ये आप सबने पढ़ा। अब जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉलोड हुआ और एल्कलाइन KMnO4 हुआ, तो बेसिकली ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन बेंजीन की नहीं होती, इसलिए बेंजीन इनटेक रहा, बेंजीन एज सच रहा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया आपके पास ये मिथाइल ग्रुप। और इसमें हमने डिटेल से पढ़ा था कि जितनी भी लंबी साइड चेन हो, एक कार्बन की साइड चेन हो या 3 कार्बन की या ब्रांच हो, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट होता है। अच्छा, अब देखो बच्चे, इसके बाद अगर ये इंट्रोड्यूस करना है Cl, तो इसका मतलब है मुझे इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करानी है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है मुझे क्लोरीन लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैरियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप सब लोग, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन को। सेकंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड था, और उसके बाद उसके रेफरेंस से हमें दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अब जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसकी नेचर डिटरमिन करती है कि किस जगह पे जाके आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि वेदर इट्स अ एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इसको कैसे देखा? अब आप देखो, ये सब चीजें आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब ये है कि इस जगह पे क्यों डीएक्टिवेटिंग है ये, इसलिए क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और आपका Cl कहाँ पे जाके लगा? इसके रेफरेंस से थर्ड पोजीशन पे। इसका मतलब है ये दैट साइड थर्ड पोजीशन पे लगा क्योंकि ये डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गई होगी कि रिएक्शन 1 में हमने एल्कलाइन KMnO4 यूज किया, उसके बाद हमने इसकी क्लोरिनेशन की, तो ये प्रोडक्ट हो। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ऐसे करती, मतलब इस रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हम इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं खुद से इसका सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लोरिनेशन इसकी पहले कर देती, ठीक है। अभी सब लोग देख लो, अब्दुल्ला देख लो, आप इसमें थोड़े कंफ्यूज थे, बाकी सब लोग भी। अब आप देखो, इसमें हमने अगर क्लोरिनेशन पहले कर दी बच्चे, तो क्लोरिनेशन पहले करने से क्या होगा? क्लोरिनेशन पहले करने से ये होगा कि हमारे पास ये एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बिकॉज एल्काइल ग्रुप है। तो अब मेरा Cl जो है वो कहाँ पे लगेगा? ये 2 पे लगेगा, ये 4 पे लगेगा, ये कभी भी 3 पे नहीं लग सकता, एक बात। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके बाद में ऑक्सीडेशन कर रही हूँ, तो अब क्या होगा कि मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं आएगा, मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज हो जाएगा और Cl लगा हुआ रह जाएगा। इसका मतलब है अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिसाइड कर रहा है, जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिसाइड कर रही है कि आपने किस जो सीक्वेंस है उसमें रिएजेंट्स को यूज करना है। इसलिए हमेशा इस तरह का अगर रिएक्शन चाहिए मुझे, मतलब 3 पे चाहिए, तो पहले मैंने उसको डीएक्टिवेटिंग में चेंज किया, पहले ऑक्सीडेशन कराई और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसका ई पार्ट जो था, इसमें से ये कहा था जो ई वाला पार्ट है। अच्छा, ई वाले पार्ट में से काफी ज्यादा चीजें अभी हम नहीं कर सकते, तो आई सजेस्ट कि अभी आप उसको रहने दो, ठीक है। ई वाले पार्ट को रहने दो क्योंकि इसमें जो लास्ट वाले पार्ट है वो रिलेटेड है आपके एक और दूसरे चैप्टर से। ई वाले पार्ट को फॉर द टाइम बीइंग एग्जामिन कर दो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें दिखने में मतलब थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन इतना टेक्निकल नहीं है ये क्वेश्चन। सिर्फ आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड, नोट दैट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज गिवन इन ईच केस, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने ये नोट करना है कि गिवन है और इसको किस तरह से यूज करना है ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ जरा।
2 पे आओ सब लोग। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मेरे पास ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है लाइक दिस, ठीक है। अब आप देखो सबसे पहली बात कि ये जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ये बेसिकली क्या है, मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। अब मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको CH3 कर लेती हूँ, ठीक है। CH3 है, CH3 है, ठीक है। अब पहली पार्ट में क्या रिएक्शन हो रहा है, पहले पार्ट में क्लोरीन रिएक्ट कर रही है लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप रिएक्ट करा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट। अच्छा, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात क्या है कि जो क्लोरीन है जब भी लाइट के प्रेजेंस पर रिएक्ट करता है तो बेंजीन रिंग इंटैक्ट रहता है, वो चेंज नहीं होता। CH3 CH2 के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी जो हम लोगों ने AS में पढ़ी थी। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए कि आपका फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये मैं बिल्कुल बिगिनिंग से बता रही हूँ, मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं लिखा। इसका मतलब है ये CH2Cl में चेंज हो जाएगा और फॉर एग्जाम्पल ये CH2Cl में चेंज हो जाएगा, ठीक है, दोनों चेंज हो सकता है। लेकिन दूसरा स्पेसिफिकली कहा था कि नोट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रोडक्ट बना हुआ है ना, उस केस में क्या है कि आपके पास देखो जो O है वो सिर्फ एक है। O एक होने का मतलब है कि बेसिकली जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सबको पता है, ये देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका लिखा हुआ है जो प्रोडक्ट का वो है C8, ठीक है, H10O। H10O का मतलब है कि सिर्फ एक O है। अब ये क्या सजेस्ट कर रहा है, देखो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और इसको OH में रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको रिप्लेस कर दिया OH। अगर मैंने इस तरह से लिखा तो इस तरह तो O दो आ जाने चाहिए बिकॉज दोनों रिप्लेसमेंट हो रही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट कर रहा है कि O एक है। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है कि अब आपने सिर्फ एक को शो करना है, उसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और इसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सिर्फ एक ही शो करनी है। अब आप देखो जब आप इस तरह से देखोगे तो आप देखोगे कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C8H10O बन रहा है और आपका सारा हो रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आप लिख भी रहे हो इसको तो बाद में बेशक आप रीज कर दो बिकॉज उसने स्केटल फार्मूला की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन उससे कहा नहीं है स्केटल फार्मूला, तो आप लिख भी सकते हो क्योंकि उससे लिखा हुआ है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स इन द बॉक्सेस। स्ट्रक्चर मीन कि इट कुड बी एनी ऑफ देम, तो आप लिखा भी जा सकता था कि नहीं भी लिखोगे तो उससे कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि हम स्केटल फार्मूला को शो नहीं कर रहे, उससे स्ट्रक्चर्स का है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको किस तरह से था। अब सेकंड वाला पार्ट जो है हमारा इसी क्वेश्चन का जो सेकंड वाला है उसमें हमारे पास क्या है, एक और रिएक्शन है। अच्छा, सेकेंड वाले पार्ट में मेरे पास एक और रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन और AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रहा है और उसके बाद नाइट्रेशन हो रही है। अब आप देखो यही कंपाउंड जो मेरे पास बिगनिंग में था, ठीक है, यही कंपाउंड जो मेरे पास बिगनिंग में था इसके साथ रिएक्ट कर रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात कि AlCl3 और क्लोरीन जब रिएक्ट करता है तो साइड चेन इंटैक्ट रहती है, बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन होती है। अब आप देखो बच्चों यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो इसका मतलब है मुझे तीसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अगेन कॉन्सेप्ट वही होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करती हूँ तो आप सब लोग ये देखो यहाँ पर यह आ जाता है CH3 और फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3। इसका मतलब है मुझे इन दोनों में से किसी की रेफरेंस लेकर मतलब अगला वाला सब्स्टिट्यूएंट लगाना है। अब आप देखो ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स का मतलब है कहाँ पे लग सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लोरीन इधर लग सकता है और फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन इधर भी लग सकता है। मुझे एक क्लोरीन चाहिए क्योंकि अगर आप आखिर में फार्मूला देखो तो उसमें क्लोरीन एक है सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब है आप इधर लगा सकते थे क्लोरीन इसके रेफरेंस से, आप इधर लगा सकते थे क्लोरीन इसके रेफरेंस से, या फॉर एग्जाम्पल इसके रेफरेंस से आप ये 1 है 2 है 3 और 4 यहाँ पे भी लगा सकते थे। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें मतलब लाइक पॉसिबिलिटीज होंगी, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो आपको मार्किंग स्कीम में
एक चीज लिखी हुई नजर आएगी, एक स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आएगी जिसमें से लिखा होगा इग्नोर ओरिएंटेशन। ठीक है, इग्नोर ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आप किसी के रेफरेंस से भी अगर क्लोरीन लगाओगे, एक मस्ट भी करेक्ट, मतलब किसी एक के रेफरेंस से वो करेक्ट होना चाहिए, तो वो उसको करेक्ट कंसिडर करेगा। मतलब मैंने इस पहले वाले के इसके रेफरेंस से अगर 2 पे लगा दिया ये भी ठीक था, इसके रेफरेंस से 2 पे लगा देती ये भी ठीक था, इसके रेफरेंस से 4 पे लगा देती ये भी ठीक था, बिकॉज हमने पढ़ा है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हमेशा 2-4 डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे क्या है, आगे आपने नाइट्रेशन किया, आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने दोनों लिए और 55 डिग्री का टेम्परेचर था। अब क्या होगा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब ये है कि नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस होना है तो मेरे पास पहले से सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब आप देखो बच्चों, सब लोग इसको ध्यान से, अब आप अगर इसकी पूरी फॉर्मेशन से नहीं देखो, ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 तरह के ग्रुप्स हैं। 2 तरह के ग्रुप्स किस तरह के हैं, ये आपके पास एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये Cl एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब है अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ये एक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। अब यहाँ पे दोबारा वही वाली बात कि मैं किसके रेफरेंस से नाइट्रो को इंट्रोड्यूस करूं, तो मैं किसी के रेफरेंस से नाइट्रो को इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। यहाँ पर भी इग्नोर करोगे आप ओरिएंटेशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके रेफरेंस से करूं जो कि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और ये दोनों एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, इसका मतलब है अगर मैं इसके रेफरेंस से करूं तो ये क्या आ जाएगा 1 2 और 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और अगर मैं इसके रेफरेंस से करूं तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है मैं किसी के रेफरेंस से करूं, अगर मैं यहाँ से नहीं करती बल्कि मैं इसके रेफरेंस से यहाँ पे कर देती हूँ तो ये भी ठीक है, और अगर यहाँ पे नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल इसके रेफरेंस से मैं 3 पे कर दूंगी, ये भी ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आप इसके रेफरेंस से 2 पे कर दो, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो किसी एक एक्टिवेटिंग ग्रुप के रेफरेंस से या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के रेफरेंस से, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इसका मतलब है Cl जो कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था उसके रेफरेंस से ये 3rd पोजीशन पे आ गया, और फॉर एग्जांपल अगर आप ये नहीं करते तो CH3 के रेफरेंस से कर लेते जो कि डीएक्टिवेटिंग नहीं था, एक्टिवेटिंग था। अब आप देखो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आपका क्लियर हो गया, CH18 ClO2 और N। जब भी मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो हमेशा ये चीज याद रखना कि आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को कंसिडर करना। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से जो इसका अगला पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, उसमें आपको क्या दिया हुआ था, देखो बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने पढ़े हुए अब तक, लेकिन डिफरेंट वे में उसने उसको AS के साथ कंबाइन किया हुआ है, AS के कॉन्सेप्ट्स के साथ। और इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ये चीज बार बार बताई थी कि जो AS केमिस्ट्री है लाइक स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक, ऑल्दो कुछ कुछ चंक मतलब आपको माइट भी फिजिकल में भी नजर आए, लेकिन फिजिकल में कम है, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा है। अब आप देखो जो इसमें थर्ड और लास्ट रिएक्शन था वो क्या था, बेसिकली थर्ड और लास्ट रिएक्शन में वही जो मेन सिंपल प्रोडक्ट था, जो मेन जो सिम था पहले वाला प्रेजेंट वही था, इसी तरीके से ये कंपाउंड रिएक्ट कर रहा था। अब ये कंपाउंड सबसे पहले रिएक्ट कर रहा था KMnO4, देखो एल्केलाइन KMnO4 की जगह पे वो O नेगेटिव KMnO4 ले लेता है और फिर बाद में H पॉजिटिव शो कर लेता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन हुई, और ऑक्सीडेशन से क्या हुआ कि बेंजीन रिंग अटैक नहीं हुई, ये दो जो कंपाउंड्स है, ये दोनों जो चेन्स हैं ये ऑक्सीडाइज हुई। अब सबसे पहले वही बात कि क्या मुझे दोनों को ऑक्सीडाइज करना है या मुझे ऑक्सीडेशन किसी एक की शो करनी है। बैक टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आप देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में बच्चे आपके पास O4 है, O4 का मतलब ये है कि दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो मेरे पास O4 आएगा। अब कैसे होगा, इसका मतलब है ये दोनों ऑक्सीडाइज हो गई, दोनों साइड चेन्स, ठीक है, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया प्रोडक्ट, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट बन गया। अब आप देखो जब मैं लिंकेजेस शो कर रही हूँ तो स्पेसिफिकली मैं कार्बन को कार्बन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ ताकि ये जो लिंकेजेस हैं ये आपको बिल्कुल इसी तरीके से शो करनी है। अच्छा अगला पार्ट क्या था, अगला वाला पार्ट ये था कि अब आपने इसको अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराया और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस केस में यूज किया, ठीक है, और हीट किया साथ। अब इसमें दोबारा से देखो कि जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमने एस में पढ़ा था स्टाइरिफिकेशन होती है, और स्टाइरिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका H है इसका वो रिप्लेस हो जाता है
बाय मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो मैं नीचे लिख रही हूँ ताकि ऊपर वाले के साथ नहीं करे। अब आप देखो ये बन गया, यहाँ पे CO2 आ गया और इसका CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे CO2 आ जाएगा और CH3 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एस्टर्स बन गए। अच्छा, अब सबसे पहली बात, एक चीज मैंने इंटेंशनली गलत लिखी यहाँ पे ताकि मैं आपको दोबारा बता सकूं। हमने डिटेल से AS में ये पढ़ा था कि व्हेनेवर एस्टर्स आर फॉर्म और आप कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट पहले, अल्कोहल वाला पार्ट बाद में लिखते हो, तो आप हमेशा क्या करते हो, CO2 CH3 करते हो। लेकिन व्हेनेवर अल्कोहल वाला पार्ट पहले आ जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट बाद में आता है, तो हम उसको O2 रिप्रेजेंट नहीं करते, याद आया कुछ, बल्कि हम इसको COCO रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज अब यहाँ पे A2 में स्पेसिफिकली जो आपकी रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। अनलेस आपकी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी, एग्जामिनर आपको मार्क नहीं करेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ इसको। इस केस में हमने ये देखा कि जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ तो स्टेरिफिकेशन होनी है। यहाँ पे स्टेरिफिकेशन कैसे हुई कि हमेशा इसका OH इसका H जाके अटैच होगा और CH3CO बेसिकली हो जाएगा। लेकिन हम सिंपल वर्ड्स में, बिकॉज हमें इधर नहीं हमें ये सारा डिटेल नहीं बतानी, तो हम सिंपली लिखते हैं एस्टर्स सब बनते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो H है वो एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। एल्काइल ग्रुप यहाँ पे CH3 था तो ये CH3 आ गया, यहाँ पे CH3 था CH3 आ गया। अब जब हमने एसिड्स को लिखा तो बिकॉज एसिड वाला पार्ट पहले और अल्कोहल वाला पार्ट बाद में आ रहा है, इट मस्ट बी CO2 CH3, क्लियर। और यहाँ पे बिकॉज हमारा जो अल्कोहल का है पार्ट है वो पहले आ रहा है, तो इट मस्ट बी COOCO, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये वाला पार्ट अल्कोहल से आया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला जो क्वेश्चन था इसके बाद थर्ड, वो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट अपने लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। उसको भी आप देख लो, कुछ क्वेश्चन पहले कर देना तो मैंने कहा था। हाँ जी, हेलो सबको। ये वाला अब वही सबको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये जो मैंने अभी सारा आप लोगों को ये क्वेश्चंस बताए हैं, इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? हाँ जी, और बाकी सबको चलें आगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, लेट हो गया आप। अच्छा चलो, बाकी सबको क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? मैम मैंने भेज दिया है, वो रिकॉर्ड ये जो है स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन जो डिस्कस कर रही हूँ मैं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में नजर आएंगे। आई होप आप सब लोगों ने टॉपिकल पेपर्स ले लिए होंगे अपने पास पेपर्स के, जो आपके पास हैं उनमें जो अब इरीन का चैप्टर है वो पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो उसको जल्दी से कंप्लीट कर लो ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो तो साथ सारे पास पेपर्स भी कंप्लीट हो। अच्छा, अब मैं अगले वाले क्वेश्चन पे आ रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन ताकि हम इसको अब कंप्लीट करें आज। जो फोर्थ क्वेश्चन था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था, लाइक जो ए पार्ट था वो आप लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अब हम इसका जो लेफ्ट ओवर सेकंड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वाला पार्ट था वो करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो इसका फोर्थ क्वेश्चन